केवल चावल के वितरण में ही 600 करोड़ का घपला किया गया है। अन्य वस्तुओं पर जाएंगे तो ये 1000 करोड़ का आंकड़ा छू लेगा। स्टॉक वेरिफिकेशन नहीं करने के बदले एक एक राशन दुकान वाले से 10-10 लाख रुपए लिए गए। इस योजना में घोटाले की बात करते हुए भाजपा ने आरोप लगाया कि कुल 246 करोड़ रुपए का गोबर क्रय किया गया और 17 करोड़ रुपए का ही गोबर से बना खाद आदि बेचा गया। बाकी 229 करोड़ रुपए के गोबर का कोई हिसाब नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोठान योजना पर कुल 1134 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च किए और लावारिस गायों की संख्या 3380 मात्र है, जिसका सीधा मतलब है कि हर गाय पर 40 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। सरकार छत्तीसगढ़ में अवैध शराब को वैध बनाने हेतु जाली होलोग्राम स्टिकर चिपकाने का एक घोटाला सामने आया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी विदेशी दारू देसी फील क्यों दिया करती थी। ईडी के अनुसार यह घोटाला लगभग 2000 करोड़ रुपए का है। इंडिया टुडे का भी दावा है कि उनके पास इसके दस्तावेज हैं, जिससे पता चलता है कि कोरबा, रायगढ़, जांजगीर, चंपा, दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर आदि 12 जिलों में फंड के 250 करोड़ रुपयों का दुरुपयोग किया गया। पूरे गांव कन्वर्ट हो चुके हैं। 30-35 घरों के गांव में 5-7 घर ही हिंदुओं के बचे हैं और उनकी भी स्थिति दयनीय है। कोरोना काल में मिशनरियों ने 1 लाख के मतांतरण का टारगेट रखा था। इसी वर्ष जनवरी में नारायणपुर में 25-30 गांव के हजारों लोग ईसाई बने। कांग्रेस भले ही इसे नकारती रहे, पर इसी वर्ष अप्रैल में रायपुर में जनजाति सुरक्षा मंच का कार्यक्रम हुआ, जिसमें यह मांग रखी गई कि धर्म बदल चुके आदिवासियों को आरक्षण के फायदे से अलग किया जाए, इनकी डीलिस्टिंग हो। कुल मिलाकर देखें तो छत्तीसगढ़ घोटालों का गढ़ बनता हुआ दिखता है। सरकार महिला सुरक्षा के नाम पर भी शून्य ही दिखती है। सुकमा, बेमेतरा, दुर्ग, बस्तर, राजनांद आदि से जघन्य बलात्कारों के समाचार आए हैं, जिसमें नाबालिग बच्ची से लेकर किशोरियों के रेप और गैंग रेप हुए। नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ का चुनावी बिगुल बज चुका है और भाजपा ने कई क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। भाजपा का तर्क यह है कि जिन्हें टिकट मिल गया है वो अपनी चुनौतियों के लिए धरातली स्तर पर गंभीर रूप से तैयारी आरंभ कर देंगे। सामान्यतः भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा चुनाव के एकदम निकट जाकर ही सार्वजनिक करती है, पर छत्तीसगढ़ में उन्होंने योजना में परिवर्तन लाते हुए ये नया दांव खेला है। वहीं कांग्रेस की बाघेल सरकार के पास राहुल गांधी के पोस्टरों और मीमों के अलावा कुछ भी वैसा नहीं दिखता जिससे कहा जा सके कि वो भी सीरियस हैं इसको लेकर के। 5 वर्षों में चाहे घोटाले हों, सरकारी कोष के धन का दुरुपयोग हो, भाजपा के नेताओं की हत्या हो, बच्चियों के बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हों या फिर खुले में चल रहे मतांतरण के उद्योग, कांग्रेस सरकार हर मामले में नकारी ही दिखती है। नक्सलियों द्वारा की गई सतत हिंसा तो इस सरकार की एक पहचान रही है। कई बार छोटे राज्यों में हमें जो जानकारियां मिलती हैं वो उतनी अधिक नहीं होती और हमें लगता है कि सब सही ही चल रहा होगा, पर जब हम थोड़ा सा नीचे उतरते हैं तो पता चलता है कि कांग्रेस के ऊपर के नेताओं की आदतें नीचे तक भी आती हैं। जैसे कि मनमोहन सिंह की सरकार में कोयला घोटाला हुआ करता था, तो छत्तीसगढ़ में भी परंपरा कायम करते हुए कोयला लेवी घोटाला हुआ। इस 540 करोड़ की वसूली पर सूचना देते हुए ईडी का कहना है कि पूरे कार्टेल को चलाने वाला व्यक्ति सूर्यकांत तिवारी था, जिसके कांग्रेस में बहुत अच्छे संबंध थे। उसने सीनियर अफसरों की मदद से उगाही का एक पूरा तंत्र तैयार किया हुआ था। सूर्यकांत के चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी ने यह स्वीकार किया कि प्रतिदिन 1 से 2 करोड़ की उगाही हो ही जाती थी। यह पैसा वर्करों से लेकर आईएएस, आईपीएस और नेताओं तक पहुंचता था। इसके मुख्य आरोपितों में से कोयला व्यापारी सूर्यकांत और उसके चाचा के साथ सीएम भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया भी हैं, आईएएस अफसर समीर विश्नोई हैं, माइनिंग अफसर शिवशंकर नाग हैं, संदीप कुमार नायक हैं, राजेश चौधरी समेत अन्य भी नाम आए हैं। यूँ तो कांग्रेस के स्तर से देखें तो ये कोई बहुत बड़ा कांड नहीं है, क्योंकि जब तक राशि 1000 करोड़ में नहीं जाती, कांग्रेसी संदर्भ में तो इसे ऊंट के मुंह में जीरा जैसा ही माना जाएगा। परंतु बाघेल सरकार यदि एक ही कांड करती तो संभव है कि 500-600 करोड़ वाले में हम कहते हैं यार ये तो कांग्रेसियों के हिसाब से इग्नोर करने लायक है, लेकिन इन्होंने ऐसे कई कांड किए हैं। इसी संदर्भ में भाजपा ने इन पर एक पीडीएस घोटाले का भी आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। राशन बांटने में हुई गड़बड़ी पर बात करते हुए भाजपा ने आरोप लगाया कि केवल चावल के वितरण में ही 600 करोड़ का घपला किया गया है। अन्य वस्तुओं पर जाएंगे तो ये 1000 करोड़ का आंकड़ा छू लेगा। 13,301 दुकानों में राशन बांटने में गड़बड़ी की गई है।
भाजपा ने आरोप लगाया कि स्टॉक वेरिफिकेशन नहीं करने के बदले एक एक राशन दुकान वाले से 10-10 लाख रुपए लिए गए। पहले पीडीएस का सारा डेटा भाजपा सरकार में पोर्टल पर मैनेज किया जाता था। इस पोर्टल को 2022 में कांग्रेस सरकार ने हटवा दिया और स्टॉक वितरण की जानकारी अब पोर्टल से गायब है। इसके अनुसार 88 मैट्रिक टन चावल का कोई हिसाब नहीं है। इसके साथ ही शक्कर और गुड़ के वितरण में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। अब जहां गुड़ है वहां कांग्रेसी गोबर भी करेंगे ही। विलक्षण प्रतिभा के धनी कांग्रेसियों ने किसानों से गोबर खरीद कर उन्हें आय का एक और साधन देने हेतु एक योजना चलाई थी। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों से गोबर खरीद कर जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट आदि बनाने की बातें हुई थी। यूं तो कांग्रेस वाले भाजपा समर्थकों को गोबर भक्त आदि कहने से चूकते नहीं, पर उन्हें भी गोबर में कुछ स्कोप तो दिखा। इस योजना में घोटाले की बात करते हुए भाजपा ने आरोप लगाया कि कुल 246 करोड़ रुपए का गोबर क्रय किया गया और 17 करोड़ रुपए का ही गोबर से बना खाद आदि बेचा गया। बाकी 229 करोड़ रुपए के गोबर का कोई हिसाब नहीं है। भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें घोटाला कुछ ऐसे हुआ कि उदाहरण के तौर पर एक ही परिवार से 3 महिलाओं से 282,000 किलो गोबर खरीदा गया और 5 लाख से अधिक की राशि दी गई, जबकि इन महिलाओं या इन परिवारों के पास गाय तक नहीं है। हालांकि इस पर कांग्रेस की ओर से बचाव किया गया और कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू ने उत्तर देते हुए कहा कि राज्य में 246 करोड़ 39 लाख रुपए का गोबर क्रय किया गया और 291 करोड़ 70 लाख का गोबर बेचा गया। इससे पशुपालक समूहों को कुल 45 करोड़ रुपए का लाभ ही हुआ है, कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। अब इसी योजना का एक हिस्सा गौठान बनाने को लेकर है। इसके अंतर्गत लावारिस गायों की देखभाल, पंचायत के स्तर पर गोबर खरीदने, बेचने एवं जैविक कृषि को बढ़ावा देने की योजना है। यहाँ भी ईडी और सीबीआई से जांच की मांग करते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि 10,240 गौठान समितियों का गठन गायों के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के गुजारे के लिए किया गया। आगे यहां कहा गया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गौठान योजना पर कुल 1,134 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च किए और लावारिस गायों की संख्या 3,380 मात्र है, जिसका सीधा मतलब है कि हर गाय पर 40 लाख रुपए खर्च किए गए हैं सरकार। साथ ही इनके अनुसार 3,380 गायें गौठान में और प्रदेश में 9,303 चरवाहे तैनात हैं। मतलब हर गाय पर सरकार ने 3 चरवाहे रखे। यदि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए ही यह योजना बनी है तो मैं व्यक्तिगत तौर पर इसका समर्थन करता हूं, क्योंकि एक तरफ इनके कार्यकर्ता सड़क पर न केवल बछड़ा काटते हैं बल्कि वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदमताल भी करते हुए दिखते हैं। बीफ ईटिंग फेस्टिवल को भी इनका समर्थन रहता है और दूसरी तरफ गाय के गोबर बेचने, चरवाहा बनकर देखभाल करने के लिए तत्पर है। तो भाजपा को इससे क्या समस्या हो रही है? संभव है गाय से प्रेम इन्हें भाजपा की तरफ आकर्षित करने लगे। भाजपा से तो इन्हें प्रेम बाद में होगा, पहले तो इंडी गठबंधन के प्रेम में लिप्त दिखते हैं। आप कहेंगे फिर वो कैसे? दिल्ली का शराब घोटाला याद है? मनीष सिसोदिया जी याद है आपको? वाई शुड हैंडसम मैन हैव ऑल द फन? इसको कार्य में लाते हुए छत्तीसगढ़ में अवैध शराब को वैध बनाने हेतु जाली होलोग्राम स्टिकर चिपकाने का एक घोटाला सामने आया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी विदेशी दारू देसी फील क्यों दिया करती थी। ईडी के अनुसार यह घोटाला लगभग 2,000 करोड़ रुपये का है। अब आप कहेंगे प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, अब तो आप प्रसन्न होंगे कि कांग्रेस अब 1,000 करोड़ के रेंज में आ गई है। तो मैं कहूँगा कि पार्टी का सम्मान बचाया तो प्रसन्नता तो मुख्यमंत्री जी को अधिक होगी। इस घोटाले में जो क्रिएटिविटी हुई है, इसके अतिरिक्त मार्क्स इनको मिलने चाहिए। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि बोतलों पर होलोग्राम चिपकाने का ठेका जिसे मिला वो अयोग्य थे, पर अधिकारियों की मिलीभगत से उन्हें दे दिया गया। बदले में अधिकारियों ने प्रति होलोग्राम 8 पैसे का कमीशन लिया और छत्तीसगढ़ की सरकारी दुकानों से अवैध देशी शराब की बिक्री के अपराध को अंजाम देने के लिए बेहिसाब जाली होलोग्राम की आपूर्ति करने की प्रतिबद्धता भी ली। आप देखिए कि बेचारे केवल 8 पैसे ले रहे हैं, जबकि 8 पैसा तो छोड़ो, अब दुकानों पर 1 रुपये का सिक्का भी नहीं चलता। कितना कम ले रहे थे। जज लोग तो इन्हें यह भी कह के छोड़ देंगे कि 8 पैसा तो होता भी नहीं, घोटाला कहां से हो सकेगा। जो भी है, अधिकारी ने दावा किया कि ये जाली होलोग्राम नोएडा की एक फैक्ट्री में बनाए जाते थे और फिर शराब सिंडिकेट के नेताओं के निर्देशों के अनुसार
छत्तीसगढ़ भेज दिए जाते थे। इसमें पूरे अल्कोहल माफिया का सरगना रायपुर के मेयर एजाज ढेबार का बड़ा भाई अनवर ढेबार है। ईडी ने पूरे मामले में यह भी कहा कि अनवर अकेला यह करने वाला नहीं था, उसने अपना कट रखकर अपने राजनीतिक आकाओं तक भी पैसे पहुंचाए। किडनी की बीमारी के नाम पे जुलाई में जमानत इसे मिली। जेल से बाहर आते ही समर्थकों ने मालाएं पहनाकर स्वागत किया। जीवन में और क्या चाहिए। भाजपा की माने तो छत्तीसगढ़ में घोटालों में एक व्यापकता दृष्टिगोचर होती है। कहाँ चावल, कहाँ गोबर, कहाँ चरवाहे, कहाँ शराब, कहाँ कोयला। और अब वहां के लोक सेवा आयोग पर भी भाई भतीजावाद के आरोप लगे हैं। 2021 के परिणामों में भाजपा का आरोप है कि सीजीपीएससी ने यानी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विसेज कमीशन ने उचित चयन प्रक्रिया का पालन नहीं किया, पारदर्शिता की कमी रही। आरोप लगाया गया कि मेरिट लिस्ट में शीर्ष पीएससी अधिकारियों के रिश्तेदारों और आईएएस अधिकारियों के बेटे बेटियों के नाम आए। यहां तक तो भाजपा के आरोप थे घोटालों के ऊपर, पर एक आरोप तो विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस प्रदेश समिति के प्रमुख मोहन मरकाम ने डीएमएफ यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, जो कि एक गैर लाभकारी ट्रस्ट है, उसके फंड के दुरुपयोग को लेकर अपनी ही पार्टी पर लगाए थे। कोंडा गांव के मरकाम मोहन ने डीएमएफ फंड से 7 करोड़ की हेरफेर का आरोप लगाया। इंडिया टुडे का भी दावा है कि उनके पास इसके दस्तावेज हैं, जिससे पता चलता है कि कोरबा, रायगढ़, जांजगीर, चंपा, दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर आदि 12 जिलों में फंड के 250 करोड़ रुपयों का दुरुपयोग किया गया। घोटाले तो इसलिए भी किए जाते हैं कि एक बार सत्ता मिली, आगे ना मिले तो पालन पोषण कैसे होगा या अगला चुनाव कैसे फाइनेंस करेंगे। पर आपके राज्य में माओवादी यदि आपके चुनावी विरोधियों की हत्या करते रहें तो और भी रास्ता जो है सहज प्राप्य दिखने लगता है। हाल ही में 21 जून 2023 को बस्तर के बीजापुर जिले के भाजपा एसटी मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी काका अर्जुन की माओवादियों ने गला रेत कर हत्या कर दी। नक्सलियों की चेतावनी के बाद भी वो भाजपा के लिए कार्य कर रहे थे। बाकी गांव वालों को भी माओवादियों ने यानी नक्सलियों ने भाजपा के लिए काम न करने की धमकी दी। अर्जुन इस वर्ष माओवादियों द्वारा मारे जाने वाले 5वें भाजपा सदस्य थे। 16 जनवरी को जगदलपुर में बुधराम करतम की हत्या की गई। फरवरी 5 को बीजापुर के ही आवापल्ली क्षेत्र में भाजपा नेता नीलकंठ की हत्या हुई। 10 और 11 फरवरी को नारायणपुर जिले में भाजपा जिला वाइस प्रेसिडेंट सहार साहू और दंतेवाड़ा में पूर्व सरपंच रामाधार आलमी की भी हत्या की गई थी। अब दूसरे तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी क्षेत्र होने का लाभ उठाते हुए मतांतरण उद्योग की लहलहाती फसल को काटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। केंद्र सरकार के सेंसस के अनुसार अवैध रूप से कन्वर्ट कराए गए 62% लोग जशपुर, सरगुजा और रायगढ़ जिले से। जशपुर में पूरे गांव कन्वर्ट हो चुके हैं। 30-35 घरों के गांव में 5-7 घर ही हिंदुओं के बचे हैं और उनकी भी स्थिति दयनीय है। वहां अवैध रूप से भूमि का अतिक्रमण कर चर्च बनाने के समाचार मिलते रहे। यही नहीं, क्षेत्र में मिशनरियों और आदिवासी समूहों के बीच झगड़े के और युद्ध की स्थिति के कई समाचार आते रहे। मिशनरी समूहों पर जबरदस्ती इन क्षेत्रों में घुसने और जबरन मतांतरण के भी आरोप लगते रहे। कोरोना काल में मिशनरियों ने 1 लाख के मतांतरण का टारगेट रखा था। इतनी विकट स्थिति के पश्चात भी कांग्रेसी नेता रविंद्र चौबे का बयान है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कोई मुद्दा है ही नहीं, जबकि धर्मांतरण इस स्तर पर हो चुका है कि मामला आदिवासियों और आदिवासी से कन्वर्टेड ईसाई बने लोगों के बीच बड़े झगड़ों तक जा पहुंचा है। इसी वर्ष जनवरी में नारायणपुर में 25-30 गांव के हजारों लोग ईसाई बने। 5 वर्ष से चल रहा था पूरा ये ऑर्गेनाइज्ड मतांतरण का खेल। आदिवासियों के नजरों में आया तो विरोध होने लगा। चर्चों में खूब तोड़फोड़ हुई, विवाद बढ़ने लगा। कांग्रेस भले ही इसे नकारती रहे, पर इसी वर्ष अप्रैल में रायपुर में जनजाति सुरक्षा मंच का कार्यक्रम हुआ, जिसमें यह मांग रखी गई कि धर्म बदल चुके आदिवासियों को आरक्षण के फायदे से अलग किया जाए, इनकी डीलिस्टिंग हो। इस कार्यक्रम में आए आदिवासियों ने बताया कि बस्तर, सरगुजा जैसे जिलों में जनजातियों के घरों से देवी देवताओं की प्रतिमाएं तक हटवा दी जाती हैं। बीमारियां दूर करने के नाम पर भी फ्रॉड के साथ मतांतरण होता है। साथ ही पेपर पर कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, पर गांव में अगर आप जाएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट्स देखेंगे तो वहां लगातार चर्च बनाए जा रहे हैं। इन सब पर बाघेल सरकार का कोई ठोस कदम हम नहीं देखते। प्रतीत होता है कि सरकार की एक मौन सहमति इन सब में है। यह विषय केवल मतांतरण का नहीं है,
बल्कि डेमोग्राफिक्स में यानी जनसांख्यिकी में बदलाव के माध्यम से वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करने का भी है। आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन की बातें करने वाले मतांतरण की बातों पर सदैव मौन पाए जाते हैं। भाजपा इस विषय को भी आगामी चुनाव में बड़ा मुद्दा बना सकती है। कुल मिलाकर देखें तो छत्तीसगढ़ घोटालों का गढ़ बनता हुआ दिखता है। सरकार महिला सुरक्षा के नाम पर भी शून्य ही दिखती है। सुकमा, बेमेतरा, दुर्ग, बस्तर, राजनांद आदि से जघन्य बलात्कारों के समाचार आए हैं, जिसमें नाबालिग बच्ची से लेकर किशोरियों के रेप और गैंग रेप हुए। ये तो केवल वो समाचार हैं जो पिछले 1 वर्ष के ही हैं और जो हमें गूगल सर्च में सबसे ऊपर में मिले हैं, पर हम और आप जानते हैं कि इनकी संख्या कितनी अधिक हो सकती है। कांग्रेस एक तरफ लड़की हूं, लड़ सकती हूं के दावे ठोकती है, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के झूठे पोस्टर छपवाती है, वहीं स्वयं चावल, कोयला, शराब, गोबर, चरवाहे से लेकर लोक सेवा आयोग और जिलों के फंड्स के दुरुपयोग के आरोप झेल रही है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में भाजपा इन विषयों को कैसे भुनाती है, क्योंकि उन्होंने चुनाव से इतने समय पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा कर अपनी इच्छा तो बता दी है कि इस चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।